Hello everyone and welcome back to the lecture number 2 of profit or loss pre and post incorporation। बच्चों लेक्चर नंबर 1 में हमने कंसेप्ट ऑफ दिस टॉपिक समझ लिया है और हमने इलिस्ट्रेशन 1 ऑलरेडी सॉल्व किया है, राइट। आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ इलिस्ट्रेशन सॉल्व करने वाले हैं अगले वाले। तो लेट्स कम बैक टू द इलिस्ट्रेशन नंबर 2 which we are going to solve now। So illustration 2, I'm reading it, please concentrate। The promoters of Glorious Limited took over on behalf of the company a running business with effect from 1st April 2011. So date of takeover is 1st April 2011. The company got incorporated on 1st August 2011. So from 1st April 2011 to 31st July 2011, whatever profit the company is earning, that is a capital profit to the company, which is a pre-incorporation profit। बच्चों लेक्चर 1 देखे बिना आप लेक्चर 2 मत देखो। लेक्चर 1 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रखा है। द एनुअल अकाउंट्स वेर मेड अप टू 31st March 2012 which revealed that the sales for the year sales for the whole year totaled rupees 1600 lakh, out of which till 31st July were rupees 400 lakhs. Gross profit ratio was 25%. The expenses from 1st April 2011 till 31st March 2012 were as follows. So gross profit ratio was 25%। बच्चों उस साल का ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना है? 25%। ऑब्वियसली जब इंफॉर्मेशन नहीं दी होती तो हम इसको ऑन सेल्स ही मानते हैं। ठीक है बच्चों, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स। तो बच्चों इसको 25% ऑफ सेल्स ही समझना है। सेल्स हमारे पास टोटल है 1600 लाख रुपीज, जिसमें से 400 लाख रुपए का सेल अप टू 31st जुलाई हुआ है। मतलब प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड का सेल्स है 400 lakhs, वेयर एज पोस्ट इनकॉर्पोरेशन सेल्स the balancing figure you will calculate 1200 lakhs। So sales ratio you are getting it here directly, 400 lakh is to 1200 lakh is the sales ratio। इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं तो इट इज 4 is to 12 and it is 1 is to 3। is it right? And time ratio if you want to calculate you can write here time ratio। देखो बच्चों अप्रैल से टेक ओवर किया है, 1 अप्रैल से बिजनेस टेक ओवर किया, लेकिन इनकॉर्पोरेशन 31 अगस्त को हुआ है। इसका मतलब सॉरी 1 अगस्त को हुआ है। इसका मतलब अप्रैल मई जून एंड जुलाई ये 4 महीने प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड के हैं एंड बचे हुए 8 महीने पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड के हैं। सब्जेक्ट टू मेरे अकाउंट्स में क्लोज करता हूं 31st मार्च 2012 को, राइट। सो दिस इज द टाइम रेशियो, एंड दिस इज द सेल्स रेशियो। दोनों रेशियो आपके सामने मैंने कैलकुलेट करवा दिए हैं। इसका एक वर्किंग नोट आपको बनाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। द एक्सपेंसेस ऑन, तो ग्रॉस प्रॉफिट ऑल्सो यू कैन कैलकुलेट 1600 लाख इज द टोटल सेल्स ऑफ 25%। 1600 लैक्स का 25%। तो बच्चों ग्रॉस प्रॉफिट भी आपको डायरेक्टली मिल सकता है 400 लाख। और कल के लेक्चर में हमने देख लिया था बच्चों, ग्रॉस प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, अलोकेट करने के लिए बिटवीन प्री एंड पोस्ट, यू हैव टू गिव फर्स्ट प्रायोरिटी टू द सेल्स रेशियो। सेल्स रेशियो नहीं है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का रेशियो आप यूज कर सकते हो। वो भी नहीं है तो आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, टाइम रेशियो आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, बट हमारे पास अभी सेल्स रेशियो है तो हम ग्रॉस प्रॉफिट को सेल्स रेशियो में डिवाइड करेंगे। एंड ये जो बचे हुए एक्सपेंसेस है, सैलरीज, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस, ट्रैवलर्स कमीशन, देन डिस्काउंट अलाउड। आगे बढ़ता हूं बच्चों। और खर्चे हैं बैड डेट्स, डायरेक्टर्स फीस, टैक्स ऑडिट फीस, डेप्रिसिएशन ऑन टैंजिबल एसेट्स, डिबेंचर इंटरेस्ट। ये सारे खर्चे हमें किसी ना किसी रेशियो को यूज करके डिस्ट्रीब्यूट करने हैं प्री पोस्ट में। ठीक है, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट्स फॉर द प्री इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। सो लेट्स प्रिपेयर दिस स्टेटमेंट, विल सॉल्व दिस क्वेश्चन टुगेदर। ठीक है बच्चों, चलो फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। राइट डाउन solution to illustration number 2। Write down statement showing
statement showing pre-incorporation and post-incorporation प्रॉफिट और लॉस। ठीक है बच्चों, तो उसमें हमें फॉर्मेट बनानी है पर्टिकुलर्स, जिसमें मैं एक्सपेंसेस के नाम लिखूंगा, देन टोटल अमाउंट, उसके बाद बेसिस ऑफ अलोकेशन, यानी कौन सा रेशो आप यहाँ पे यूज करोगे मेंशन करना है आपको, प्री इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। ठीक है बच्चों, तो ये फटाफट फॉर्मेट ड्रॉ कर लो। आई थिंक क्वेश्चन अगर देखते हो तो रुपीज इन लैक्स है सभी नंबर्स, तो यहाँ पे जहां जहां पे आपने अमाउंट लिखा है वहां पे रुपीज इन लैक्स लिखना है आपको। चलो आप फॉर्मेट ड्रॉ कर लेना बच्चों। अभी जितने आइटम्स आपके इस क्वेश्चन में है अकॉर्डिंग टू आपको लाइन छोड़ने पड़ेंगे, एक कम से कम 10-12 लाइंस आप छोड़ दो इस फॉर्मेट के लिए। चलो my format is ready, I hope your format is also ready, so let's start with the number of gross profit। तो बच्चों पहले ग्रॉस प्रॉफिट का कैलकुलेशन दिखाना है हमें इसी कॉलम में। सो राइट डाउन पॉइंट नंबर ए, इनकम के बारे में बात करेंगे हम, शुरुआत ही करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट से। इस क्वेश्चन में सेल्स की फिगर नहीं दी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल्स दिया है बट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दिया है बच्चों, बट हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट का नंबर अवेलेबल है तो हम डायरेक्टली ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो राइट डाउन ग्रॉस प्रॉफिट, ब्रैकेट में लिख लेना 1600 लैक्स इंटू 25% डायरेक्टली। ठीक है बच्चों, तो नंबर आता है 400 लाख रुपए। यू कैन राइट ओनली 400 बिकॉज आपने कॉलम का नाम लिख दिया है 400 रुपीज इन लैक्स है, तो ये 400 लाख हो गया। बेसिस ऑफ अलोकेशन, ग्रॉस प्रॉफिट को डिवाइड करने के लिए बच्चों मैं सेल्स रेशियो यूज करूंगा। कौन सा रेशियो? सेल्स रेशियो। तो सेल्स रेशियो हमने निकाला है लेकिन हमें वर्किंग नोट तो दिखाना पड़ेगा, सो राइट डाउन वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ सेल्स रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ सेल्स रेशियो। particulars, sorry, yes you can draw this format, particulars, pre incorporation, post incorporation। I will write first total sales। बच्चों टोटल सेल्स कितना है आपका? टोटल सेल्स क्वेश्चन में देखना है हमें। टोटल सेल्स है 1600 लैक्स, जिसमें से क्वेश्चन में ही दिया है कि 400 लाख अप टू 31 जुलाई है, तो बच्चों 400 यहाँ पे लिखूंगा और 1200 यहाँ पे लिखूंगा, तो ये मिल गया आपको सेल्स रेशियो। तो यहाँ पे लिखता हूँ नेक्स्ट लाइन पे सेल्स रेशियो। सर ये वर्किंग नोट दिखाना जरूरी है क्या?
इतना इजी है तो दिखाने की जरूरत नहीं है, बट दिखाते हो तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है बच्चों, तो दैट इज यहाँ पे लिख देता हूँ 1:3। इज इट राइट? तो बच्चों सेल्स रेशियो यहाँ पे लिख देता हूँ 1:3। 1:3। चलो फटाफट 400 लाख रुपीज का सेल्स आप 1:3 में डिवाइड करो। डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1, 100, 300, राइट? सो बच्चों 100 एंड 300। तो ये जीपी आपने डिवाइड कर लिया प्री इनकॉर्पोरेशन में एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट्स में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, एक्सपेंसेस लेस करने हैं। जीपी माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट। तो पॉइंट नंबर बी लिखता हूं यहाँ पे, एक्सपेंसेस। इसको अंडरलाइन करता हूं बच्चों, फटाफट फटाफट एक एक करके एक्सपेंडिचर लिखता जाऊंगा। पहला है सैलरीज, 69 लाख रुपीज है। सैलरीज डिवाइड करने के लिए मैं कौन सा रेशियो यूज करूंगा? टाइम रेशियो। आप टाइम रेशियो का भी वर्किंग नोट लिख लो, वर्किंग नोट नंबर 2, टाइम रेशियो। लिखना है प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड। प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड 1/4/2011 से 31 जुलाई 2011। सो जनवरी, फेब्रुवरी, सॉरी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ऐसे 4 मंथ्स का होगा, बराबर है। एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड 1/8/2011 से शुरू होगा और ये जाएगा डायरेक्टली 31 मार्च 2012 तक, यानी ये 8 महीने का पीरियड होगा, बराबर है ना? तो हमें रेशियो देना है प्रीज टू पोस्ट का, तो 4:8 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करता हूं इसको तो 1:2 हो जाता है, राइट? तो बच्चों टाइम रेशियो 1:2 है। तो अकॉर्डिंगली हम ये सैलरी का जो खर्चा है वो टाइम के साथ रिलेटेड है बच्चों, इसका सेल्स के साथ कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए हम टाइम के रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 69 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1, 23 लाख रुपीज प्री के कॉलम में जाएगा एंड 46 लाख रुपीज पोस्ट के कॉलम में जाएगा। चलो फटाफट अगला एक्सपेंडिचर कौन सा है? रेंट, रेट्स एंड इंश्योरेंस। इसके बारे में भी कोई स्पेशल इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो डायरेक्टली बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों, रेंट, रेट्स, इंश्योरेंस। ठीक है, अमाउंट कितना है बच्चों? 24 लाख रुपीज। इसको भी टाइम रेशियो में डिवाइड करना है हमें 1:2 में। तो आई होप आपने कैलकुलेशन कर ली है। 8 एंड 16 ओरली भी कैलकुलेशन आप कर सकते हो, इतना इजी है ये। देन तीसरा खर्चा है बच्चों, रेंट रेट्स के बाद है सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंस। सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंस, ऑलवेज आस्क योरसेल्फ वेदर दिस एक्सपेंडिचर इज रिलेटेड टू सेल्स। आंसर जो आएगा आपके मन में दैट इज नो, बिकॉज सन्ड्री ऑफिस के खर्चे हैं बच्चों। ऑफिस का और सेल्स का कोई रिलेशन होता है क्या? इनडायरेक्टली होता है, डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं होता है बच्चों। 66 लाख का खर्चा है, तो बच्चों टाइम के हिसाब से मैं इसको भी डिस्ट्रीब्यूट करूंगा 1:2 रेशियो में। तो बच्चों 66 को 1:2 में डिवाइड करते हो तो आ जाता है 22 लाख प्री इनकॉर्पोरेशन कॉलम में एंड 44 लाख जाएगा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कॉलम में। देन उसके बाद है अगला खर्चा नंबर 4, ट्रैवलर्स कमीशन। ट्रैवलर्स कमीशन मीन्स व्हाट? रिलेटिंग टू सेल्स और नॉट? यस, बिकॉज बच्चों जितना ज्यादा ट्रैवलिंग होगा उसके अकॉर्डिंगली कमीशन देना पड़ेगा। तो ट्रैवलर्स कमीशन जो कुछ भी है वो सेल्स के साथ रिलेटेड होने के कारण इसके लिए मैं कौन सा रेशियो यूज करूंगा? सेल्स रेशियो यूज करूंगा, जो है 1:3। सो बच्चों 16 को 1:3 में डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो 4 लाख जाएंगे प्री इनकॉर्पोरेशन के कॉलम में एंड 12 लाख रुपए जाएंगे पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के कॉलम में। नंबर 5 अगला खर्चा बच्चों, ट्रैवलर्स कमीशन के बाद डिस्काउंट अलाउड। बच्चों डिस्काउंट हम सन्ड्री डेटर्स को देते हैं, तो ये भी सेल्स रिलेटेड खर्चा है। जितना ज्यादा सेल्स जिस पीरियड में होगा उतने ज्यादा डेटर्स उस पीरियड में होंगे, बराबर है ना? तो अकॉर्डिंगली हम ये सेल्स के रेशियो में ही बांटेंगे।
तो डिस्काउंट अलाउड कितना है खर्चा, जरा देखो बच्चों, 12 लाख रुपए का खर्चा है। रेशियो कौन सा यूज करना है, सेल्स का ही यूज करना है, 1:3। तो बच्चों 12 लाख को मैं 1:3 में बांटता हूं तो 3 लाख एंड 9 लाख रुपीज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। देन अगला खर्चा है बच्चों डिस्काउंट अलाउड के बाद नेक्स्ट एक्सपेंडिचर इज बैड डेब्ट्स, राइट। तो बैड डेब्ट्स यहाँ पे लिख रहा हूं, सब लोग ध्यान देंगे। बैड डेब्ट्स, the expenditure is 4 lakh rupees, again related to the sales because debtors के डेटर्स ही बैड डेब्ट्स में कन्वर्ट होते हैं बच्चों। सो रिलेटेड टू सेल्स है तो बच्चों 1:3 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 1 लाख का बैड डेब्ट प्री इनकॉर्पोरेशन में जाएगा, 3 लाख का बैड डेब्ट पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में जाएगा। नेक्स्ट एक्सपेंडिचर इज नंबर 7। बैड डेब्ट्स के बाद है बच्चों डायरेक्टर्स फीस। डायरेक्टर्स फीस, अब डायरेक्टर्स सिर्फ और सिर्फ कंपनी में होते हैं, बिफोर दैट डायरेक्टर्स ही नहीं थे हमारी कंपनी के लिए, बराबर है ना। बिफोर दैट दैट कंपनी वाज एक्चुअली अ नथिंग इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन कि वो प्रोप्राइटरशिप था या पार्टनरशिप था, तो बट कंपनी नहीं था ये तो श्योर है। तो डायरेक्टर्स का जो कुछ भी खर्चा है वो डायरेक्टली रिलेटेड विद द पोस्ट इनकॉर्पोरेशन है। व्हाट इज द एक्सपेंडिचर अमाउंट, एक्सपेंडिचर अमाउंट इज 25, my friends, it is 25 lakh rupees director expenses, and I will write here direct allocation to post column। तो I will write 25 in the post column, pre column में कुछ भी नहीं जाएगा। Is it right? Then next expenditure is डायरेक्टर्स फीस के बाद अगला खर्चा कौन सा है, देखो टैक्स ऑडिट फी। टैक्स ऑडिट फी इनकम टैक्स के लॉ के अनुसार होता है, बराबर है क्या। तो टैक्स ऑडिट का जो कंडीशन है वो टर्नओवर बेस्ड कंडीशन होने के कारण इसको हम सेल्स के रेशियो में, मतलब जितना ज्यादा टर्नओवर होता है अकॉर्डिंगली, मतलब एक लिमिट के ऊपर जाने के बाद टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होता है। इसका और कंपनी का कोई रिलेशन नहीं है, ये इनकम टैक्स लॉ के अंडर टर्नओवर बेस्ड क्राइटेरिया है। तो इसी कारण हम इसके लिए सेल्स रेशियो यूज करेंगे। व्हाट इज द एक्सपेंडिचर अमाउंट, एक्सपेंडिचर अमाउंट इज 9 लाख रुपीज एंड रेशियो कौन सा यूज करना है बच्चों, सेल्स रेशियो यूज करना है 1:3 में, बराबर है बच्चों। तो ये खर्चा अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो 2.25 प्री इनकॉर्पोरेशन में जाता है एंड बचा हुआ 6.75 पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में जाएगा। आई होप इट इज क्लियर टू यू माय फ्रेंड्स। देन आगे बढ़ता हूं बच्चों, नंबर 8 के बाद 9, टैक्स ऑडिट के बाद बच्चों डेप्रिसिएशन ऑन टैंजिबल एसेट्स आया है। डेप्रिसिएशन is a expenditure which is based on time. What is the expenditure, we'll see first. It is 12 lakh rupees and this I will divide in the ratio of time because it is related with time, right? डेप्रिसिएशन ऐसा है क्या, सेल्स कुछ मेथड्स है डेप्रिसिएशन के जहां पे सेल्स के बेसिस पे नहीं तो प्रोडक्शन के बेसिस पे डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। तो वहां पे आप लोग अगर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दी है तो सेल्स रेशियो यूज कर सकते हो, बट डेप्रिसिएशन इज नेवर रिलेटेड टू द सेल्स, इट इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन बच्चों, ठीक है। तो अगेन ये टाइम के बेसिस पे, यानी WDV मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, हम टाइम के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं बच्चों, ठीक है। अगर समझो 3 महीने बाद अपने एसेट खरीदा है तो आप 3 महीने का डेप्रिसिएशन नहीं लगाते हो, तो 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगाते हो। तो टाइम एंड डेप्रिसिएशन का कुछ तो रिलेशन है, तो टाइम रेशियो यूज करना है। टाइम रेशियो कौन सा है बच्चों, 1:2 है, करेक्ट। देन डिवाइड करो 1:2 में 12 लाख रुपीज, अमाउंट इज 4 लाख एंड 8 लाख रुपीज, ठीक है बच्चों। उसके बाद पॉइंट नंबर 10 है डेप्रिसिएशन के बाद अगला खर्चा कौन सा है, जरा देखो फटाफट, डिबेंचर इंटरेस्ट है। तो डिबेंचर इंटरेस्ट बहुत ही इजी टॉपिक है। डिबेंचर इंटरेस्ट इज रिलेटेड टू द कंपनी ओनली, राइट। सो 11 लाख रुपीज इज द एक्सपेंडिचर। डिबेंचर सिर्फ और सिर्फ कंपनी इशू कर सकता है, इसीलिए ये कंपनी के कॉलम में लिखना पड़ेगा। डायरेक्ट अलोकेशन है पोस्ट इनकॉर्पोरेशन को, ठीक है। तो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में 11 लाख रुपीज लिख दूंगा, यहाँ पे आएगा डैश। यहाँ पे मैं टोटल लेना चाहूंगा, टोटल ऑफ एक्सपेंसेस आई वुड लाइक टू टेक। चलो फटाफट टोटल ले लो बच्चों, एक्सपेंसेस की टोटल लेनी है हमें। 23 प्लस 8 प्लस 22 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 2.25 प्लस 4,
67.25। कभी कभार क्या होता है, लॉस आता है, 46 प्लस 16 प्लस 44 प्लस 12 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 25 प्लस 6.75 प्लस 8 प्लस 11, तो बच्चों 180.75। सो 248 इज द टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर। ठीक है बच्चों, टोटल एक्सपेंसेस फ्रॉम 1 to 10। ठीक है बच्चों, टोटल 10 आइटम से यू कैन सी। अगर ये क्वेश्चन 10 मार्क के लिए पूछा जाता है तो आपको यहाँ पे समझना है कि स्टेप वाइज मार्किंग है, हर एक्सपेंडिचर के लिए एक एक मार्क मिल सकता है आपको, एंड फाइनल क्लोजिंग के लिए आपको कुछ मार्क्स अलॉट किए जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद पॉइंट नंबर सी है प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट। तो मैं यहाँ पे प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट लिख रहा हूँ, जो कैपिटल रिजर्व को जाएगा। प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। प्री इनकॉर्पोरेशन सेल्स है 100 लाख का, बराबर है बच्चों, एंड एक्सपेंसेस है 67.25, तो प्रॉफिट आता है 100 माइनस 67.25, प्रॉफिट आता है बच्चों 32.75। तो प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट 32.75 है, एंड यहाँ पे पॉइंट नंबर डी में लिख रहा हूं मैं पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन मैंने चेंज करवाया है। अगर आप डायरेक्टली लिख सकते हो, वहां पे प्रॉफिट लिखो इंस्टीट्यूट की तरह, एंड डायरेक्टली आप नंबर लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो 300 लाख इज द सेल ऑफ पोस्ट इनकॉर्पोरेशन एंड 180.75 इज द एक्सपेंडिचर ऑफ पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। तो प्रॉफिट आ जाती है बच्चों 119.25, 119.25, 119.25। So this is how we are going to solve this question. I hope you have understood this illustration number 2. So illustration 2 is over. You can cross check it. इंस्टीट्यूट डायरेक्टली यहाँ पे नेट प्रॉफिट लिखता है, ऑब्वियसली जो प्री इनकॉर्पोरेशन कॉलम में है। हाँ, ये तरीका यूज करते हो तो आपका एक टाइम थोड़ा सा बच सकता है। यू डोंट हैव टू टेक द टोटल, यू कैन डायरेक्टली रिड्यूस ऑल दीज नंबर्स टू गेट द प्रॉफिट। बच्चों ये भी आप कर सकते हो, मैंने जो टोटल लिया वो टोटल का ऑप्शन आप स्किप कर सकते हो और डायरेक्टली टोटल डायरेक्टली प्रॉफिट यहाँ पे लिख सकते हो। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट ऑब्वियसली जो प्री इनकॉर्पोरेशन कॉलम में है वो प्री इनकॉर्पोरेशन का। ट्रीटमेंट नहीं पूछा है, अगर ट्रीटमेंट पूछा होता तो आपको लिखना पड़ता है एडिशनली, ये कैपिटल रिजर्व को जाएगा, बराबर है, एंड ये P&L अकाउंट में ऐड हो जाएगा बच्चों। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। सेल्स रेशियो एंड टाइम रेशियो का वर्किंग इन्होंने इस प्रकार से दिखाया, मैंने थोड़ा सा अलग फॉर्मेट में दिखाया। नेवर माइंड, इट इज नॉट अ बिग डील। ठीक है बच्चों, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, इलिस्ट्रेशन नंबर 3। आई एम रीडिंग इट, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। Inder and Vishnu, working in a partnership, registered a joint stock company under the name Fellow Travelers Limited on 31st May 2011 to take over their existing business. तो बच्चों कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कब हुआ? 31st May 2011, and they have taken over the existing business. It was agreed that they would take over the assets of the partnership from 1st January 2011। तो बच्चों 1st January 2011 से अकाउंटिंग ईयर शुरू हो जाएगा, 31 मई को कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है। तो 1st January 2011 से 31 मई 2011 तक का जो कुछ भी पीरियड है वो हम प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड बोलेंगे बच्चों, बराबर है। तो इस पीरियड में जो कुछ भी प्रॉफिट अर्न किया है उसको हमें सेग्रीगेट करना है। कितने रुपए में खरीदा है बिजनेस? फॉर अ सम ऑफ ₹3 लाख, एंड दैट अंटिल द अमाउंट वाज डिस्चार्ज्ड दे वुड पे। अगर अभी समझाओ मुझे बच्चों, ये 3 लाख रुपए में बिजनेस खरीदने का ट्रांजैक्शन कौन से तारीख को हुआ है? 1 जनवरी 2011 से हमें बिजनेस खरीदना है। मतलब हमने एक चीज अगर खरीदी उस एक पर्टिकुलर डेट पे, तो हमें पैसे कब से देने हैं? जिस दिन आप चीज खरीदते हो उसी दिन आपको पैसे देने होते हैं। तो अगर उसके बाद अगर आप पैसे देते हो तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा कि नहीं? यस। तो ये जो कंपनी है ये 3 लाख रुपए इनको देने का कॉन्ट्रैक्ट करती है, और ये 3 लाख रुपए एक्चुअली देने थे 1 जनवरी 2011 को। ठीक है बच्चों, लेकिन 1 जनवरी 2011 को प्रैक्टिकली अगर पेमेंट नहीं होता है तो दैट पार्टनरशिप फर्म विल चार्ज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो 6% पर एनम इंटरेस्ट रेट है। समझो 1 जनवरी को पेमेंट नहीं होता, 31 जनवरी को पेमेंट होता है, तो एक महीने का इंटरेस्ट 6% से निकालेंगे।
फेब्रुवरी के एंड में पेमेंट होता है तो 2 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। अकॉर्डिंगली पेमेंट कब होता है वो आपको देखना पड़ेगा। अकॉर्डिंगली यू हैव टू चार्ज द इंटरेस्ट एंड दैट इंटरेस्ट विल बी अ एक्सपेंडिचर ऑफ ए कंपनी ऑन इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसिडरेशन विल बी अ एक्सपेंडिचर ऑफ ए कंपनी। तो वो कौन से पीरियड में जाता है उसके बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा। The amount was paid on 30th June 2011. See, it is clearly given. The amount was paid on 30th June 2011. तो बच्चों इंटरेस्ट कहां से लगेगा? 1 जनवरी 2011 से 30 जून 2011 तक, मतलब 6 महीने का इंटरेस्ट आपको एडिशनल देना पड़ेगा 3 लाख के ऊपर। बराबर है बच्चों? आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो 3 लाख के ऊपर आपको एडिशनल इंटरेस्ट देना है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। टू डिस्चार्ज द परचेस कंसिडरेशन द कंपनी इशूड। अब परचेस कंसिडरेशन कौन से फॉर्म में पे किया है? एक तो बैंक से पेमेंट हो सकता है। इन्होंने क्या किया है? बैंक से पेमेंट नहीं किया है। इन्होंने 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 1 ईच दिया है। मतलब 20,000 शेयर्स 11 रुपए के हिसाब से। कितना होता है जरा देखो, यहां पे लिखता हूं बच्चों। परचेस कंसिडरेशन कैसे पे किया है दिखा रहा हूं मैं। 20,000 शेयर्स 11 रुपए के हिसाब से कितना होता है? 20,000 इंटू 11, सो 2,20,000 यहां पे हो गए, जिसमें से 2 लाख रुपए का फेस वैल्यू है एंड 20,000 रुपए का प्रीमियम है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ता हूं। एंड अलॉटेड 7% डिबेंचर्स ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ ₹1,50,000 टू द वेंडर्स एट पार। allocated and allotted 7% debentures of the face value of 1,50,000 एट पार। तो बच्चों 1,50,000 फेस वैल्यू के डिबेंचर्स हमने अलॉट किए हैं एट पार, मतलब 1,50,000 रुपए में। ठीक है, तो अगर आप देखते हो तो ये 2,20,000 प्लस 1,50,000 इतना परचेस कंसिडरेशन इन्होंने इनको दे दिया है। द समराइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द फेलो ट्रैवलर्स लिमिटेड। हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है बच्चों। ये कैसे पे किया है वो सिर्फ बैलेंस शीट बनाते समय हमें देखना है। ठीक है, राइट नाउ हमें क्या करना है? समराइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ना है और प्रॉफिट प्री इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, द समराइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द फेलो ट्रैवलर्स लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2011 was as follows. The purchases, two purchases including inventory, two purchases including inventory. So two purchases including inventory. तो बच्चों उसमें ओपनिंग स्टॉक भी इंक्लूडेड है, फ्रेट एंड कैरेज, सेल्स, मतलब ये ट्रेडिंग अकाउंट बना के दिया है। यहाँ पे हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट का फिगर अवेलेबल है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ता हूं। ये क्लोजिंग स्टॉक है, ये सेल्स है। प्री इनकॉर्पोरेशन का अलग से दिया है, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का अलग से दिया है। तो आप सेल्स रेशियो चाहिए तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 60:120, अदरवाइज 6:12, अदरवाइज 1:2। ठीक है, दिस इज सेल्स रेशियो ऑफ द कंपनी, सॉरी प्री इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। देन ग्रॉस प्रॉफिट से हम शुरू करते हैं जनरली। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास अवेलेबल है तो ग्रॉस प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बच्चों। देन सैलरीज एंड वेजेस, डिबेंचर इंटरेस्ट, सैलरीज एंड वेजेस के लिए हम टाइम रेशियो यूज करेंगे। बराबर है। डिबेंचर इंटरेस्ट के लिए टाइम रेशियो, सॉरी डिबेंचर इंटरेस्ट ऑब्वियसली पोस्ट इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंडिचर है। डेप्रिसिएशन के लिए टाइम रेशियो, इंटरेस्ट ऑन परचेस कंसिडरेशन जो 30 जून तक का है, तो 31 मई तक का इंटरेस्ट हम भेजेंगे प्री इनकॉर्पोरेशन में, एंड उसके बाद का जो कुछ भी इंटरेस्ट है वो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में जाएगा बच्चों। सेलिंग कमीशन, सेल्स रेशियो यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। डायरेक्टर्स फीस के लिए पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कॉलम है। देन प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में जाएंगे। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन एंटायरली रिलेटेड विद द कंपनी बोला है तो ये भी पोस्ट में जाएगा बच्चों। डिविडेंड पेड इज अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इट शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ योर P&L अकाउंट, बट स्टिल ये बैलेंस शीट में हम प्रेजेंटेशन करेंगे अगर पूछा है तो। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट अपॉर्शनिंग द एक्सपेंसेस। अबाउट दिस यू हैव टू लर्न कंपनी अकाउंट्स बच्चों। ठीक है, तो ये कंपनी अकाउंट्स के मेरे जो लेक्चर्स है उसमें आपको ये पूरी तरह से समझ में आएगा कि डिविडेंड का ट्रीटमेंट हमें किस प्रकार से दिखाना है। ठीक है, तो जब हम कंपनी अकाउंट शुरू करते हैं तो हमें पता चल जाएगा। प्रिपेयर स्टेटमेंट अपॉर्शनिंग द एक्सपेंसेस एंड कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉसेस फॉर द पोस्ट एंड प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड। Prepare a statement apportioning the expenses and calculate profit or loss of post and pre-incorporation period, and also show how these figures would appear in the balance sheet of the company. इसीलिए वो परचेज कंसिडरेशन की वगैरह वगैरह बातचीत की है। तो बैलेंस शीट बना के दिखाऊंगा बच्चों आपको, वहां पे ये डिटेल डिस्कशन हम लोग कर लेंगे। तो चलो पहले हम प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट्स निकालते हैं। राइट डाउन इन द बुक्स ऑफ
नाम क्या है कंपनी का? फेलो ट्रैवलर्स लिमिटेड। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ फेलो ट्रैवलर्स लिमिटेड। Solution to illustration number 3. Solution to illustration number 3. Write down in the books of Fellow Travelers Limited. Statement showing pre and post incorporation profit. ठीक है बच्चों, तो अगेन सेम फॉर्मेट, पर्टिकुलर्स, total expenditure you can write here, basis pre incorporation column and post incorporation column. लगभग आपको अभी समझ में आ रहा है बच्चों, ये बहुत ही इजी टॉपिक है और क्वेश्चन आता है इस पे, एग्जाम में क्वेश्चन इस पे पूछा जाता है। ठीक है, चलो शुरू करता हूं ग्रॉस प्रॉफिट से। ग्रॉस प्रॉफिट खर्चे देखते हो तो बच्चों एक 10-12 खर्चे हैं, तो 10-12 लाइंस इनफ है। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट टोटल है बच्चों 60,000 रुपए का। यहाँ पे फॉर्मेट ड्रॉ नहीं करते हो तो किस प्रकार से प्रेजेंटेशन करनी है वो आपको दिखा रहा हूँ। और ग्रॉस प्रॉफिट हम सेल्स रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो हमें सेल्स रेशियो का कैलकुलेशन करके दिखाना पड़ेगा। तो एक 10 लाइन छोड़ के मैं लिख रहा हूँ वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ सेल्स रेशियो। बट बैलेंस शीट भी बनाना है हमें, तो थोड़ी जगह और छोड़ दो बच्चों। तो एक 10-12 लाइंस P&L अकाउंट के लिए, ये जो प्रॉफिट प्री पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का वर्किंग कर रहे हो उसके लिए छोड़ दो। उसके नीचे हम ये 2 वर्किंग नोट्स बनाएंगे और फिर बैलेंस शीट बनाएंगे बच्चों। ठीक है, तो ये 10 लाइन छोड़ने के बाद मैं वर्किंग नोट नंबर 1 यहाँ पे लिख रहा हूँ। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ सेल्स रेशियो। प्री पोस्ट ऐसे 2 कॉलम बनाता हूँ। टोटल सेल्स क्वेश्चन में ही दिया है बच्चों, मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन में ही दिया है। सेल्स का ब्रेकअप इन लोगों ने दे दिया है। सर आपने ग्रॉस प्रॉफिट से शुरू क्यों किया? शुरू करते ना डायरेक्टली 60,000 प्री के कॉलम में लिखता, 1,20,000 पोस्ट के कॉलम में लिखता। तो ये परचेसेस, ये फ्रेट एंड ये क्लोजिंग स्टॉक आपको किस रेशियो में डिवाइड करना पड़ता? जीपी के रेशियो में डिवाइड करना पड़ता। ऐसे भी आप कर सकते हो, सॉरी सेल्स के रेशियो में ही डिवाइड करना पड़ता, तो ऐसे भी आप लोग कर सकते हो। और जीपी का बाइफर्केशन आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। बट इससे अच्छा है कि जीपी हमारे पास है, आंसर विल बी सेम बच्चों। सेल्स आप इनर पहले लिखते हो और उसके बाद परचेसेस, फ्रेट एंड इन्वेंट्री इन हैंड, क्लोजिंग स्टॉक, इन दोनों का एडजस्टमेंट, तीनों का एडजस्टमेंट करते हो तो हम उसको कॉस्ट ऑफ गुड्स कहलाते हैं। ये ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस है, प्लस फ्रेट आई विल ऐड एंड लेस दिस 25,000 आई विल डू, देन आई विल गेट सीओजीएस। सीओजीएस मुझे इसी रेशियो में डिवाइड करना है बच्चों, 60:120। तो उस रेशियो से डिवाइड करता हूं तो सीओजीएस भी डिस्ट्रीब्यूट होके मिलेगा आपको। तब आप जो नंबर निकालोगे जीपी का, वो आप डायरेक्टली 60,000 को आप इसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो भी वही नंबर मिलता है। ठीक है, तो दोनों आंसर सही है, एक भी मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि ये आंसर सही है और दूसरा आंसर गलत है, दोनों आंसर सही है। फाइनली आंसर आपका सेम आना चाहिए। यानी इनडायरेक्टली मैं आपको क्या कहने जा रहा हूं कि ओपनिंग स्टॉक जिस प्रकार से आप जीपी को सेल्स रेशियो में डिवाइड कर रहे हो, उसका मतलब क्या हुआ कि आप सेल्स एज वेल एज ओपनिंग स्टॉक, परचेसेस, कैरेज इनवर्ड, क्लोजिंग स्टॉक, इन सभी आइटम्स को आप जीपी रेशियो में, सॉरी सेल्स रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। ठीक है, तो टोटल सेल्स यहां पे लिख रहा हूं प्री एंड पोस्ट 60,000, 1,20,000, 60,000 पोस्ट है 1,20,000। तो यहाँ पे डायरेक्टली लिखना चाहूंगा मैं
सेल्स रेशियो 6:12, दैट इज 1:2। सो बच्चों 1:2 में हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड करेंगे। यहाँ पे बेसिस में लिखता हूं सेल्स 1:2। चलो फटाफट 60,000 को 1:2 में डिवाइड करो। 60,000 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1, 20,000 प्री इनकॉर्पोरेशन कॉलम में जाएगा एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में 40,000। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ता हूं। पॉइंट नंबर बी, लेस एक्सपेंसेस। एक एक करके एक्सपेंसेस माइनस करेंगे बच्चों, एक एक करके खर्चे माइनस करेंगे। अब डायरेक्टली जीपी से शुरू किया है तो हमें सिर्फ इनडायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में सोचना है, सैलरीज एंड वेजेस। यानी इनडायरेक्टली आपको क्या समझ में आया कि ट्रेडिंग अकाउंट के सभी आइटम्स हम सेल्स रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं क्योंकि वो सारे सेल्स के साथ जुड़े होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ता हूं बच्चों। एक्सपेंसेस, सैलरीज एंड वेजेस, नंबर 1 है सैलरीज एंड वेजेस। बच्चों इसका टोटल है, यहां पे लिखता हूं मैं 10,000 रुपए। इसके लिए हम लोग टाइम रेशियो यूज करेंगे। एक्चुअली वेजेस पहले होता तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में दिख जाता, ये एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस के वेजेस है बच्चों। टाइम रेशियो भी हमें निकालना पड़ेगा। वर्किंग नोट नंबर 2, टाइम रेशियो। वर्किंग नोट नंबर 2, टाइम रेशियो। इसका भी प्रेजेंटेशन आप इस प्रकार से कर सकते हो, प्री पोस्ट। नंबर ऑफ मंथ्स इन प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड, कहां से कहां तक होंगे बच्चों? 1 जनवरी से 31 मई तक, यानी 5 महीने, बराबर है ना। एंड 1 जून से 1 जून से 31 मार्च तक पोस्ट में जाएगा ना, तो यहाँ पे 7 महीने जाएंगे। आई होप दिस इज करेक्ट। क्वेश्चन जरा पीछे जाके देखते हैं। 31 मई को रजिस्ट्रेशन हुआ है, 1 जनवरी को बिजनेस टेक ओवर किया है, तो 5 महीने प्री में गए एंड उसके बाद हमारा अकाउंटिंग ईयर खत्म होता है 31 दिसंबर को सॉरी। तो 1 जून से 31 दिसंबर तक, जून से काउंट करना है बच्चों, 30 जून से नहीं है, 1 जून से है। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 7 महीने, बराबर है क्या? 31 दिसंबर को क्लोज होता है, मैंने गलती से मार्च लिखा था, 31 दिसंबर को क्लोज होता है। तो नंबर ऑफ मंथ्स यहाँ पे लिखे हैं मैंने 5:7। तो डायरेक्टली रेशियो, टाइम रेशियो यहाँ पे लिखता हूँ, टाइम रेशियो 5:7। इसमें कोई चेंज नहीं होगा बच्चों, ठीक है। यस, तो 5:7। तो 10,000 को हमें 5:7 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो पहले कॉलम में 4167 आएगा, दूसरे कॉलम में 5833। ठीक है बच्चों, सैलरीज एंड वेजेस हो गया। देन उसके बाद अगला खर्चा है, अगले पेज पे जाता हूं। नेक्स्ट एक्सपेंडिचर इज डिवेंचर इंटरेस्ट, जो डायरेक्टली जाएगा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कॉलम में। डिवेंचर इंटरेस्ट अमाउंट है 5250, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कॉलम 5250। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट एक्सपेंडिचर है डेप्रिसिएशन 1000 रुपए का, जो टाइम रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम लोग। नेक्स्ट एक्सपेंडिचर यहां पे लिखता हूं, डेप्रिसिएशन 1000 रुपए का खर्चा है, टाइम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा बच्चों 5:7।
तो 1000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 5 आ जाता है 417 एंड यहाँ पे आ जाएगा 583। ठीक है। डेप्रिसिएशन के बाद अगला खर्चा है इंटरेस्ट ऑन परचेस कंसिडरेशन। इंटरेस्ट ऑन परचेस कंसिडरेशन अमाउंट इज माय फ्रेंड्स 9000 रुपीज। ठीक है। तो बच्चों इसको भी एक्चुअली टाइम रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करना है, बट टाइम रेशियो इसके लिए अलग आएगा। ठीक है। तो यहां पे मैं इसका वर्किंग नोट लिखता हूं, वर्किंग नोट नंबर 3, डिवीजन ऑफ इंटरेस्ट ऑन परचेस कंसिडरेशन, particulars, right hand side 2 columns, pre and post। हाँ, तो बच्चों यहां पे लिखता हूं मैं टोटल इंटरेस्ट, सॉरी, अब जरा सुन लो बच्चों। परचेस कंसिडरेशन कब दिया है? 30 जून को। तो नंबर ऑफ मंथ्स पहले लिखता हूं, नंबर ऑफ मंथ्स। अब 1 जनवरी से 30 जून तक का इंटरेस्ट है ये, करेक्ट है ना बच्चों? यहाँ पे दिया है देखो, अप टू 30 जून 2011। 30 जून को पेमेंट किया मतलब ये 30 जून तक का इंटरेस्ट है। तो इस इंटरेस्ट के पीरियड में से प्री इनकॉर्पोरेशन का पीरियड कितना है बच्चों? 31 मई तक प्री इनकॉर्पोरेशन का पीरियड है। तो टोटल 6 महीने का इंटरेस्ट है, उसमें से 5 महीने का प्री इनकॉर्पोरेशन का पीरियड है एंड 1 महीने का पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का पीरियड है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं बच्चों टोटल इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट अप टू 30 जून। ध्यान से सुनो बच्चों, ये 30 जून 2011 तक का ही इंटरेस्ट है। 11 ही है ना? यस। तो 30 जून 2011 तक का ही इंटरेस्ट है, इसी कारण डिवाइड करना पड़ेगा हमें 5:1 रेशियो में। डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ, इन द रेशियो ऑफ 5:1। आई होप यू आर गेटिंग दिस। सो टोटल इंटरेस्ट कितना है बच्चों? यहां पे ध्यान से देख लो, 9000 है। तो 9000 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 5, तो 7500 इस कॉलम में जाएगा, प्री के कॉलम में, एंड बचा हुआ 1500 रुपए का इंटरेस्ट पोस्ट के कॉलम में जाएगा। ये टाइम रेशियो ही अलग से लेना है क्योंकि ये पूरे साल का इंटरेस्ट है ही नहीं। अगर 12 महीने का इंटरेस्ट होता तो 5 महीने का प्री में जाता और 7 महीने का पोस्ट में जाता, लेकिन ये 12 महीने का इंटरेस्ट है ही नहीं, सिर्फ 6 मंथ्स का है। इसी कारण हम वो पुराना वाला टाइम रेशियो यूज नहीं कर सकते, हमें नया वाला टाइम रेशियो निकालना पड़ेगा। आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो 5:1 के हिसाब से 7500 एंड 1500 इज द कैलकुलेशन। तो बच्चों वर्किंग नोट नंबर 3 का रेफरेंस यहाँ पे लिखना चाहूंगा मैं, एंड अमाउंट लिखना चाहूंगा मैं 7500 एंड 1500। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ता हूं। देन अगला खर्चा है, अगला खर्चा है परचेस कंसिडरेशन हो गया, सेलिंग कमीशन। बच्चों सेल्स के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना ही। अगला खर्चा है सेलिंग कमीशन। सेलिंग कमीशन कितने रुपए का है? 9000 रुपए का है, जिसको सेल्स के रेशियो में बांटना है हमें। सेल्स का रेशियो 1:2। सो 3000 यहाँ पे जाएगा और 6000 यहाँ पे जाएगा। आगे बढ़ता हूं बच्चों। 3000 6000 सेलिंग कमीशन इज डन। डायरेक्टर्स फीस 600 है, जो पोस्ट कॉलम में ही जाएगी डायरेक्टली, बिकॉज डायरेक्टर्स सिर्फ कंपनी के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। डायरेक्टर्स फीस कितने रुपए का खर्चा है? 600 रुपए का खर्चा है, जो डायरेक्टली लिखूंगा मैं पोस्ट के कॉलम में, 600 रुपीज। आगे बढ़ता हूं बच्चों। नेक्स्ट है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये भी पोस्ट के कॉलम में जाएगा। हाउ मच इट इज? इट इज 900 रुपीज।
आई वुड लाइक टू डायरेक्टली ट्रांसफर इट टू द पोस्ट कॉलम बिकॉज ये कंपनी इनकॉर्पोरेशन के वगैरह वगैरह उसके पहले के खर्चे हैं, जो कुछ भी लीगल फॉर्मेलिटीज हमने की उसके खर्चे हैं। तो ये कंपनी इनकॉर्पोरेशन के लिए किया गया खर्चा है, तो कंपनी का खर्चा है 900 रुपीज। देन प्रोविजन फॉर टैक्सेस। बच्चों प्रोविजन फॉर टैक्सेस हम प्रोप्राइटरशिप के केस में एज अ ड्रॉइंग्स दिखाते हैं, बराबर है क्या? बट कंपनी के केस में यू हैव टू शो इट सेपरेटली, एंड यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि वो कंपनी का ही खर्चा है। तो प्रोविजन फॉर टैक्सेस भी हमें डायरेक्टली कौन से कॉलम में लिखना पड़ेगा? पोस्ट कॉलम में लिखना पड़ेगा, बिकॉज इट इज क्लियरली गिवन एंटायरली रिलेटेड विद द कंपनी 6000 रुपीज। तो बच्चों आई विल राइट हियर 6000 एंड आई विल डायरेक्टली असाइन दिस नंबर टू द पोस्ट कॉलम 6000। देन अगला एक्सपेंडिचर है dividend. Now my friends understand this is very important. डिविडेंड हम किसको देते हैं? ओनर्स को देते हैं, बराबर है क्या? तो जो चीज ओनर्स को हम मतलब ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन है, ये हम दिखाएंगे, बट ये डायरेक्टली रिजर्व्स एंड सरप्लस के शेड्यूल में दिखता है कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। कभी भी ये P&L के फेस पे हम लोग नहीं दिखाते, तो इसीलिए हमें प्रॉफिट मतलब जो प्रॉफिट हम कमाएंगे उसमें से डिविडेंड बांटा जाएगा। अब प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट से कोई डिविडेंड जाएगी क्या? आंसर इज नो। पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट से हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट वैसे भी डिविडेंड के लिए अवेलेबल नहीं है। तो ये कंपनी का ही खर्चा है, बट ये अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है बच्चों, इट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, इट शुड नॉट बी शोन ऑन द फेस ऑफ ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ ए कंपनी। फॉर दैट यू हैव टू कंप्लीट शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट, जो हमारा अगला टॉपिक है बच्चों, जिसमें हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। तो राइट नाउ मैं जो बोल रहा हूं उसके अकॉर्डिंगली आप ये चीज वहां पे लिख के रखो, इट इज अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, दैट्स व्हाई इट इज नॉट टू बी शोन ऑन द फेस ऑफ P&L अकाउंट। सो वेयर टू शो इट सर? कहां पे दिखानी है? ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हम रिजर्व्स एंड सरप्लस के शेड्यूल में दिखाते हैं बैलेंस शीट में, उसमें से माइनस करके दिखाने वाले हैं। हम लोग इसके बारे में डिटेल बातचीत करेंगे हमारे अगले टॉपिक में। कौन से टॉपिक में बच्चों? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज यूनिट 1 में हम ये डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है? तो फिलहाल ये 5000 रुपए का जो कुछ भी पेमेंट है डिविडेंड का, वो हम लोग यहाँ पे नहीं दिखाएंगे, मतलब हमारे आंसर्स में नहीं लेंगे इसको, ठीक है? तो बस हमारा आंसर हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, पॉइंट नंबर सी जो है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट और एल्स व्हाट आई विल डू, यहाँ पे लिखता हूँ पॉइंट नंबर सी, प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट। ये अलग से दिखाना चाहूंगा बच्चों, क्योंकि ये कैपिटल रिजर्व में जाता है। प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व को ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। लिख लो बच्चों, वहां पे ब्रैकेट में लिख लेना, क्योंकि बैलेंस शीट भी बनानी है आपको। ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो बच्चों यहाँ पे डायरेक्टली प्रॉफिट की फिगर बताओ, प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट की फिगर यहाँ पे डायरेक्टली बताओ मेरे को। ये 20,000 में से 4167 माइनस 417 माइनस 7500 माइनस 3000 करता हूं तो 4916 आता है नंबर, ठीक है? थोड़ा सा राउंडिंग का फर्क पड़ सकता है, 4916 आता है नंबर यहाँ पे, ठीक है? एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का भी प्रॉफिट निकालता हूं मैं यहाँ पे। 40,000 में से 5833 माइनस 5250 माइनस 583 माइनस 1500 माइनस 6000 माइनस 600 माइनस 900 माइनस 6000, तो बच्चों ये आ जाता है 13,334। ये P&L अकाउंट में जाएगा, ट्रांसफर टू बैलेंस शीट, बराबर है क्या? पॉइंट नंबर डी, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट। ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है बच्चों? तो ये आ जाएगा 13,334, ठीक है बच्चों? तो ये था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो एक्चुअली शेड्यूल 3 के हिसाब से नहीं बनाया है हमने। इसको हम चाहते हैं तो शेड्यूल 3 के हिसाब से भी बना सकते थे,
बट अभी शेड्यूल 3 आपको पता नहीं है और इसमें ये भी नहीं बोला है। अब बैलेंस शीट भी बनाने के लिए बोला है, तो बैलेंस शीट हम शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंगली ड्राफ्ट करेंगे बच्चों। सो राइट डाउन फेलो ट्रेवलर्स लिमिटेड। पूरी की पूरी बैलेंस शीट यहाँ पे नहीं बना सकता हूँ क्योंकि मेरे पास एसेट की इंफॉर्मेशन नहीं है, बाकी के लाइबिलिटीज नहीं है, वगैरह वगैरह। तो मैं यहाँ पे एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट बनाऊंगा। जितने आइटम्स हमारे क्वेश्चन में दिए हैं वो मैक्सिमम प्रेजेंट करने का ट्राई में करूंगा। तो फेलो ट्रैवलर्स लिमिटेड, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। ठीक से सुनो बच्चों, ये शब्द लिखना बहुत जरूरी है। एक्सट्रैक्ट मतलब सिर्फ जो क्वेश्चन में अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से बनाया गया बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट टैली होगा क्या? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि जितनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उतनी ही लिखूंगा मैं। तो एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट एज एट 31st December 2011। अब कंपनीज का शेड्यूल 3 का जब फॉर्मेट देखोगे आप लोग तो आपको समझ में आएगा कि इट इज अ वर्टिकल फॉर्मेट। सो आई एम ड्राइंग इट पर्टिकुलर्स, राइट हैंड साइड 1 कॉलम रुपीज, यहाँ पे शेड्यूल नंबर यू कैन राइट। ठीक है, शेड्यूल नंबर यू कैन राइट, जो डिटेल आप वहां पे दिखाओगे। अभी फॉर्मेट के बारे में ज्यादा मत सोचो, मैं जो बोल रहा हूँ उसके अकॉर्डिंगली आप लोग लिख लो इक्विटी एंड लायबिलिटीज, क्योंकि इसके बारे में हम स्पेशल बातचीत करने वाले हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज के टॉपिक में। ठीक है, तो वो आई थिंक फाउंडेशन को ये इंट्रोड्यूस किया था आपको, लेकिन वहां पे बहुत आपने मतलब ज्यादा कुछ इसके बारे में नहीं पढ़ा होगा। अब इसके रिलेटेड जो कुछ भी क्वेश्चंस वगैरह है वो हम इंटरमीडिएट में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इक्विटी एंड लायबिलिटी से शुरू होता है, जिसमें नंबर 1 होता है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड, जिसमें पॉइंट नंबर ए है शेयर कैपिटल, जिसके लिए मैं एक शेड्यूल बनाऊंगा। पॉइंट नंबर बी है रिजर्व एंड सरप्लसेस, हमें कैपिटल अलग से दिखानी है एंड प्रॉफिट्स अलग से दिखाने हैं। रिजर्व एंड सरप्लस, इसका शेड्यूल नंबर 2 लिखूंगा मैं, इसको नीचे प्रेजेंट करूंगा बच्चों। ठीक है, फिर वर्क नंबर 2 है, एक्चुअली इसमें बहुत सारे अदर भी आइटम्स भी हैं, बट डायरेक्टली जो रिलेवेंट है उतने ही मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा। नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है बच्चों, जिसमें पॉइंट नंबर ए में लिखूंगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। वो डिबेंचर्स भी इशू किए हैं ना, उसका भी प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा, तो वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में दिखाएंगे हम लोग। अभी फिलहाल जो मैं बोल रहा हूँ वो इधर आप समझ लो, थोड़ा थोड़ा समझ लो और कॉपी कर लो, आपको ये बाद में दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, इसके बाद नंबर 3 है करंट लायबिलिटीज, यानी लायबिलिटी साइड का प्रेजेंटेशन शेड्यूल 3 इस प्रकार से करता है। ओनर्स फंड पहले दिखाता है, जिसको हम शेयर होल्डर्स फंड बोल रहे हैं, और उसके बाद जो लायबिलिटीज है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड की जाती है, नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज। ठीक है, तो करंट लायबिलिटीज में पॉइंट नंबर ए लिख रहा हूं मैं शॉर्ट टर्म प्रोविजन। फॉर्मेट अभी तक आपको पूरा पता नहीं है तो आप टेंशन मत लो, ये जो बोल रहा हूं उसके अकॉर्डिंगली आप लोग लिख लो शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। इसका शेड्यूल नंबर 4 लिखूंगा मैं। ठीक है, अभी एसेट की कोई भी जानकारी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो मैं यहाँ पे नोट्स टू अकाउंट्स लिख रहा हूँ, जहाँ पे मैं शेड्यूल्स बनाऊंगा। नोट्स टू अकाउंट्स, ये सब चीजें क्या होती है सर? टेंशन मत लो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज में। ठीक है, यस। तो एक बार वो टॉपिक हो जाने के बाद ये चीज आपको ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लगने वाली है। सो नोट्स टू अकाउंट्स में पहला नोट लिखूंगा मैं शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। ऊपर बोला है बच्चों, जब हमने टेक ओवर किया, जब हमने टेक ओवर किया, आपको अभी ये चीज आती है, फाउंडेशन में आपने इश्यू ऑफ शेयर्स सीखा है बच्चों। ठीक है, अब सब ध्यान दो, आपने कितने शेयर्स टोटल में इशू किए? क्लियर कट बोला गया है यहाँ पे, टू डिस्चार्ज द परचेस कंसिडरेशन द कंपनी इशूड 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each at a premium of 1 each and allotted debentures of the face value of ₹1,50,000 to the vendor at par.
तो बच्चों 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इशूड एट ₹1 प्रीमियम। तो आप इसकी एंट्री क्या करोगे बच्चों, इक्विटी शेयर कैपिटल को ₹10 क्रेडिट करोगे और ये ₹1 का सिक्योरिटीज प्रीमियम दिखाओगे। तो शेयर कैपिटल में मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूं 20,000 इक्विटी शेयर्स, राइट डाउन 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹1 ईच। तो बच्चों अमाउंट कॉलम यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, नोट्स टू अकाउंट्स का रुपीज का कॉलम यहाँ पे है, तो यहाँ पे 2 लाख रुपए का कैपिटल दिखेगा, सॉरी 10 ईच ऑफ ₹10 ईच। तो 2 लाख रुपए का शेयर कैपिटल दिखेगा बच्चों। ठीक है, तो झट से ऊपर जाओ, ये 2 लाख रुपए वहां पे लिखने हैं आपको शेयर कैपिटल के कॉलम में। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ता हूं। इसके बाद रिजर्व्स एंड सरप्लस का शेड्यूल हमें बनाना है। तो नंबर 2 जो शेड्यूल है दैट इज ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लसेस। ठीक है बच्चों, ऊपर की जब आपने एंट्री पास की, शेयर कैपिटल आपने क्रेडिट किया बच्चों 2 लाख रुपए से, लेकिन आपने शेयर कितने में इशू किया था, ₹11 के हिसाब से। तो ₹1 इंटू 20,000 शेयर्स, जो कुछ भी आपको पैसा मिलेगा दैट इज कॉल्ड एज सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम बच्चों हम यहाँ पे दिखाते थे, याद आ रहा है क्या, फाउंडेशन में भी आपने इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। सिक्योरिटीज प्रीमियम 20,000 शेयर्स इंटू ₹1 ईच, तो 20,000 रुपीज का सिक्योरिटीज प्रीमियम को बैलेंस दिखेगा। ठीक है, ये इनर कॉलम में लिखता हूं, सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस 20,000 रुपीज। ठीक है बच्चों, इसके बाद और कौन सा रिजर्व आपने क्रिएट किया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना बैलेंस दिखेगा, जो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का प्रॉफिट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा आपको। तो बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड नहीं करते बच्चों हम लोग, ये हम सेपरेटली दिखाते हैं। 13,334, I hope you are getting it. 13,334 is the profit which I will write in inner column. 13,334. You should get this my friends. अब प्रपोज डिविडेंड जो है वो यहां से माइनस करूंगा मैं। सो डिविडेंड यहां से माइनस करूंगा, जो 5,000 रुपए का डिविडेंड दिया है ना कंपनी ने, जो मैंने छोड़ दिया था देखो, वो इंस्टेड ऑफ शोइंग इट ऑन द फेस ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कंपनीज शेड्यूल 3 क्या बोलता है कि वो आप अप्रोप्रिएशन है वो डायरेक्टली रिजर्व एंड सरप्लस के शेड्यूल में दिखाओ। तो यहां से माइनस होंगे बच्चों पैसे 5,000 रुपए। ये पूरा डिटेल पढ़ना है, डिविडेंड का अकाउंटिंग में आपको पूरा सिखाने वाला हूं, तो कृपया करके चिंता मत करो, सिर्फ अभी प्रेजेंटेशन पे ध्यान दो। सो 8,333 रुपीज आई विल डिडक्ट हियर, सॉरी आई विल राइट हियर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 13,334 का हुआ हमें प्रॉफिट इस साल, उसमें से 5,000 रुपए हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो प्रॉफिट का बैलेंस कितना रहेगा, 8,333। आई होप दिस इज क्लियर टू यू माई फ्रेंड्स। अब उसके बाद और एक प्रॉफिट आपने कमाया, कौन सा, प्री इनकॉर्पोरेशन का, उसको हमने कौन से खाते को ट्रांसफर कर दिया, कैपिटल रिजर्व अकाउंट को ट्रांसफर कर दिया बच्चों। तो कैपिटल रिजर्व में बैलेंस कितना दिखेगा, कैपिटल रिजर्व में बैलेंस कितना दिखेगा बच्चों, जो कुछ भी कैपिटल प्रॉफिट हुआ है वो 4916, 4916। आई होप यू आर गेटिंग इट माय फ्रेंड्स। तो इंस्टीट्यूट ने जो प्रेजेंटेशन दिया है उसमें ये 4916 उन्होंने नहीं लिखा है, यू हैव टू ऐड इट। उन्होंने प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन लिखा है, हम डायरेक्टली कैपिटल रिजर्व लिख रहे हैं। ठीक है बच्चों, कैपिटल रिजर्व ही लिखो, दैट इज नॉट अ बिग डील, दैट इज नॉट अ रॉन्ग आंसर, बराबर है बच्चों, क्योंकि हमें क्लियर कट बताया गया है कि प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट हम कैपिटल रिजर्व को ट्रांसफर करते हैं, बराबर है क्या। सो 20,000 प्लस 8,333 प्लस 4916, total is 33,249, 33,249। तो बच्चों रिजर्व्स एंड सरप्लस में इतने रिजर्व्स हैं जिसकी टोटल है 33,249। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस यहाँ पे लिखता हूँ 33,249। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। अगला आइटम है लॉन्ग टर्म बोरिंग, जिसमें हमारे पास डिबेंचर की जानकारी दी गई है। तो यहाँ पे लिखता हूँ नंबर 3, लॉन्ग टर्म बोरिंग। जहाँ पे कितने, सॉरी क्वेश्चन देखना है मुझे,
लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के केस में क्या बोला है, 1.5 लाख रुपए फेस वैल्यू के डिबेंचर्स हमने एट पार इशू कर दिए, यानी 100 रुपए का डिबेंचर 100 रुपए में इशू कर दिया, ना ही कोई सिक्योरिटीज प्रीमियम मिला, ना ही कोई डिस्काउंट दिया हमने, बराबर है। तो बच्चों ये 1.5 लाख रुपए के कितने परसेंट डिबेंचर्स है, 7% डिबेंचर्स। तो यहां पे लिखता हूं 7% डिबेंचर्स, ठीक है। सो यहां पे डायरेक्टली अमाउंट लिखूंगा 1,50,000। आई होप इट इज क्लियर टू यू, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिख देता हूँ 1,50,000 लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, 1,50,000। बस इतना ही प्रेजेंटेशन दिखाना है सर। यहाँ पे डायरेक्टली क्यों नहीं लिखा, आपको शेड्यूल 3 में पता चल जाएगा बच्चों, अभी नहीं, ठीक है। फेस पे कुछ प्रेजेंटेशन नहीं करना होता है, शेड्यूल्स में प्रेजेंटेशन करना होता है। इट इज अ फॉर्मेट गिवन और प्रिस्क्राइब्ड बाय द कंपनीज एक्ट 2013, वो अभी हमें पढ़ना है अगले चैप्टर में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ए कंपनीज में। जनरली बैलेंस शीट बनाने के लिए बोलते हैं, तो हमारा जब पूरा अकाउंट्स होगा तो आपको ये बैलेंस शीट नॉट अ बिग डील है, आप 2 मिनट में सॉल्व करोगे, आपको बहुत इजी लगेगा। अब शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में कौन सी चीज दिखनी चाहिए, वो आप टैक्सेशन का प्रोविजन करके बैठे हो ना, तो वो अमाउंट यहाँ पे दिखेगा बच्चों। तो नंबर 4 लिख लो, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। इसका भी क्या रीजन है वो भी वहां पे आपको पता चल जाएगा। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, जो इंफॉर्मेशन हमारे क्वेश्चन में दिखा सकते हैं हम लोग, वो पूरा का पूरा प्रेजेंट करेंगे बैलेंस शीट में, इसीलिए तो बैलेंस शीट को एक्सट्रैक्ट बोला है, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आप यहाँ पे लिखो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, उसकी एंट्री क्या होती है वगैरह वगैरह, वो सारी चीजें आपको बाद में पता चल जाएगी, अभी फिलहाल आप लिख लो। सिंपल एंट्री है बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को क्रेडिट बैलेंस आएगा ना, ये टैक्सेशन का प्रोविजन किया हमने, तो प्रोविजन लाइबिलिटी में दिखाना पड़ेगा ना, तो लाइबिलिटी में यहाँ पे दिखाना है शॉर्ट टर्म प्रोविजन में 6,000 का है, बराबर है। आपने 6,000 का प्रोविजन यहाँ पे माइनस किया, तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से दिख रहा है क्या, यस। तो ये लाइबिलिटीज में दिखा रहा हूँ बस, बाकी कुछ नहीं है, 6,000 रुपीज। याद रखना बच्चों, कभी भी एक्सट्रैक्ट का टोटल लेना है तो ले सकते हो आप लोग, लेकिन ये किसके साथ टैली नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास एसेट की जानकारी नहीं है। तो सिर्फ आप टोटल लेके रखो, और मैंने ऊपर लिख ही दिया है कि वो एक्सट्रैक्ट है बैलेंस शीट का। सो 2 लाख प्लस 33,249 प्लस 1,50,000 प्लस 6,000, तो बच्चों यू विल गेट दिस टोटल 3,89,250 रुपीज, 3,89,250 rupees. I hope you have understood this question. So this is the answer of illustration number 3. ठीक है, चलो without wasting time let's go ahead and solve next question. Illustration number 4. Easy है ना बच्चों, बहुत easy लग रहा है, ठीक है। अभी कंसेप्ट सारे खत्म हो चुके हैं, सिर्फ एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं, बाकी कुछ नहीं है। अलग अलग वैरायटी के एग्जाम्पल्स देखने हैं, बस दैट्स इट। तो आप लोग इंस्टीट्यूट के आंसर के साथ मेरा आंसर क्रॉस चेक कर सकते हो, देख सकते हो। ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इलिस्ट्रेशन नंबर 4, मार्क दिस क्वेश्चन एज इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। मस्त क्वेश्चन है एकदम, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा अभी, ठीक है। सो लिटिल बिट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, नाउ प्लीज कॉन्सेंट्रेट, आई एम रीडिंग इट, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। The partners of Maitri Agencies decided to convert the partnership firm into private limited company called as MA Private Limited with effect from 1st January 2012. The consideration was agreed at 1 crore 17 lakh based on the firm's balance sheet as at 31st December 2011. तो बच्चों फर्म की बैलेंस शीट हमारे पास थी 31 दिसंबर 2011 की, हमने बिजनेस टेक ओवर किया है 1 जनवरी 2012 को, समझ में आ रहा है क्या। तो 31 दिसंबर का जो कुछ भी फाइनेंशियल पोजीशन था उसके हिसाब से हमने अमाउंट डिसाइड किया कि इस पार्टनरशिप फर्म के मालिक लोगों को 1 करोड़ 17 लाख रुपए का कंसिडरेशन देना है बच्चों, ठीक है। कितना कंसिडरेशन देना है, 1 करोड़ 17 लाख। आगे बढ़ता हूं बच्चों। However, due to some procedural difficulties, the company could be incorporated only on 1st April 2012. तो बच्चों 1 जनवरी से बिजनेस टेक ओवर किया, बट कंपनी इनकॉर्पोरेशन कब हुआ, 31 दिसंबर 2011 को। तो 1 जनवरी 2012 से, ध्यान दो बच्चों, 1/1/12 से
31 दिसंबर, सॉरी 1 अप्रैल 2012 तक, यानी 31 मार्च 12 तक। 1 अप्रैल को कंपनी फॉर्म हो गई बच्चों। कंपनी इनकॉर्पोरेशन डेट कौन सा है? 1 अप्रैल, मतलब 31 मार्च तक ये कंपनी नहीं थी। तो 31 मार्च तक मतलब 3 महीने का जो ये पीरियड है, इसको प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड बोलूंगा। अब हमारा अकाउंटिंग ईयर कब खत्म होता है वो देखते हैं बच्चों। अकाउंटिंग ईयर खत्म होता है 31 मार्च 2013 को। बात करेंगे इसके बारे में। Meanwhile, the business was continued on behalf of the company and the consideration was settled on that day with interest at the rate of 12% per annum. With interest at the rate of 12% per annum. तो बात को क्लियर कट यहाँ पे दिया है। Meanwhile, the business was continued. तो 3 महीने बिजनेस बंद नहीं किया, उसमें कुछ प्रॉफिट हमने कमाया होगा। एंड द कंसिडरेशन जो 1,17,00,000 रुपए देने थे वॉज सेटल्ड ऑन दैट डे। दैट डे मतलब विच डे? ऑन द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी 31 मार्च 2012 को पैसे दे दिए गए। तो बच्चों लॉजिकल है कि 3 महीने का इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा 12% से। 12% ही बोला था ना? यस यस, यहाँ पे दिया है देखो, विथ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12%। तो 1,17,00,000 प्लस 12% का इंटरेस्ट, और वो अमाउंट पे कब किया जाएगा? फाइनली 31 मार्च को हम सब अमाउंट पे कर देंगे। यानी जो कुछ भी इंटरेस्ट है वो पूरा का पूरा प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में जाएगा। ये बात आपके दिमाग में घुस रही है क्या? यस। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका है। बट एक चीज आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूं मैं। द सेम बुक्स ऑफ अकाउंट्स वेर कंटिन्यूड बाय द कंपनी which closed its account for the first time on 31st मार्च 2013। तो बच्चों फर्स्ट टाइम अकाउंट उन्होंने कब क्लोज किया? 31 मार्च 2013 को। अकाउंटिंग शुरू कब हुआ बच्चों? एक लास्ट बैलेंस शीट उस फर्म का 31 दिसंबर 2011 का है। तो हमने अकाउंटिंग शुरू किया 1/1/2012 से। बिजनेस भी इसी दिन से शुरू हुआ है कंपनी के नाम में। सिर्फ रजिस्ट्रेशन कब हुआ? 1 अप्रैल को। तो बच्चों पहले 3 महीने में जो प्रॉफिट हुआ वो प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट दिखाएंगे हम लोग, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ये अकाउंटिंग ईयर अगर आप देखते हो तो 1 जनवरी 2012 से शुरू हो रहा है और खत्म कब हो रहा है? 31 मार्च 13 को खत्म हो रहा है। मतलब अकाउंटिंग पीरियड देखते हो तो 15 महीने का अकाउंटिंग पीरियड है। क्या सर ये अलाउड है? यस, एज पर कंपनीज एक्ट फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 18 मंथ्स। जब आप लॉ पढ़ोगे, कंपनी लॉ, तब आपको पता चलेगा कि पहला अकाउंटिंग ईयर आप 18 मंथ्स तक एक्सटेंड कर सकते हो। मैक्सिमम 18 मंथ्स लेना है, उससे कम लिया तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बराबर है बच्चों? तो हम तो यहाँ पे 15 महीने का अकाउंटिंग पीरियड ले रहे हैं जो लॉ के हिसाब से बराबर है। नेवर माइंड, नॉट अ बिग डील। बट इस बार हमें टाइम रेशियो निकालते समय ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि 3 महीने 15 महीने में से प्री इनकॉर्पोरेशन के हैं और बचे हुए 12 महीने पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के हैं। तो जो कोई भी चीज है जो रिलेटेड टू टाइम है वो डिवाइड करते समय हमें टाइम रेशियो कौन सा लेना पड़ेगा? 3:12 लेना पड़ेगा। इज इट राइट माई फ्रेंड्स? अदरवाइज 1:4। बराबर है ना? यस, 3:12 इज द टाइम रेशियो। आगे बढ़ता हूं बच्चों। समराइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज गिवन टू यू। सेल्स इज गिवन टू यू माय फ्रेंड्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज ऑल्सो गिवन टू यू। So sales minus cost of goods sold, you can directly calculate gross profit, and gross profit you can directly divide. Otherwise sales divide करो, cost of goods sold अलग से divide करो। That is not a big deal. Then आगे बढ़ता हूं बच्चों। सैलरीज है 11,70,000 की। सैलरीज 11,70,000 की है। डिप्रिसिएशन है, एडवर्टाइजमेंट है। एक एक करके कौन सा रेशियो यूज करोगे उसके बारे में जरा सोचो। सैलरीज के लिए बच्चों मैं कौन सा रेशियो यूज करना चाहूंगा? टाइम रेशियो में यूज करना चाहूंगा बच्चों। बराबर है क्या? आगे बढ़ता हूं। अनलेस एनी अदर इंफॉर्मेशन इज गिवन इन द क्वेश्चन। देन डेप्रिसिएशन के लिए मैं बच्चों टाइम रेशियो ही यूज करना चाहूंगा। एडवर्टीजमेंट के लिए सेल्स रेशियो यूज करना पसंद करूंगा मैं। डिस्काउंट के लिए भी सेल्स रेशियो यूज करूंगा, क्योंकि डिस्काउंट एक्सपेंसेस में आ रहा है, मतलब डिस्काउंट अलाउड है वो। बराबर है क्या? मैनेजिंग डायरेक्टर रेम्यूनरेशन पोस्ट में जाएगा। मिसलेनियस ऑफिस एक्सपेंसेस टाइम रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम। ऑफिस कम शोरूम रेंट भी टाइम रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। इंटरेस्ट हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा इंटरेस्ट है ये, बाय द वे एज पर द इंफॉर्मेशन, एज पर इंफॉर्मेशन आई हैव टू डिवाइड दिस इंटरेस्ट। ठीक है बच्चों? तो ये बाद में प्रॉफिट हमें जो मिला है इसको हमें प्री एंड पोस्ट में डिवाइड करना है। ठीक है? तो टोटल ऑफ प्रॉफिट शुड बी 19,17,000। आई होप यू आर गेटिंग दिस। द कंपनीज, ध्यान से पढ़ो बच्चों, द कंपनीज ओनली बोरिंग वॉज अ लोन ऑफ ₹50 लाख एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। ये पूरा का पूरा कंपनी का बोरोइंग है एट द रेट ऑफ 12% पर एनम टू पे द परचेस कंसिडरेशन ड्यू टू द फर्म। तो ये परचेस कंसिडरेशन जो 1,17,00,000 रुपए का देना था वो देने के लिए हमने ये लोन उठाया है। तो पहले ये लोन आया होगा और बाद में फिर हमने परचेस कंसिडरेशन पे किया होगा। तो बच्चों ये लोन की डेट इस क्वेश्चन में नहीं दी है, बट हम इसको समझ सकते हैं, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करेंगे। परचेस कंसिडरेशन कौन से दिन पे किया? हमने
30 जून को परचेस कंसिडरेशन पे किया, नहीं सॉरी 31 मार्च को परचेस कंसिडरेशन पे किया, तो 31 मार्च को ये लोन लिया है, ऐसे समझ के चलते हैं। तो लोन पे 12% से 1 ईयर का इंटरेस्ट हम लोग लगाएंगे। लोन हैज बीन टेकन ऑन 1st अप्रैल 2011, sorry 12. I will assume this date as a date of loan, and I will cross check the interest. I will cross check the interest later on. I will tell you what is the thing behind this. ठीक है, तो बच्चों ये एडजस्टमेंट हम बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं। आगे बढ़ता हूं। द कंपनी वॉज एबल टू डबल द एवरेज मंथली सेल्स ऑफ द फर्म। ध्यान से पढ़ो बच्चों। द कंपनी वॉज एबल टू डबल the average monthly sales of the firm from 1st April 2012, यानी बिफोर इनकॉर्पोरेशन सेल्स जिस रेट से थी, एवरेज मंथली सेल जिस रेट से थी, उसके कंपैरिजन में आफ्टर इनकॉर्पोरेशन सेल डबल हो गई है। क्लियर? यस। इट हैड टू ऑक्यूपाई एन एडिशनल स्पेस फ्रॉम 1st जुलाई 2012। तो बच्चों कंपनी को एक एडिशनल स्पेस 1 जुलाई 2012 से लेना पड़ा, फॉर विच रेंट वॉज ₹30,000 पर मंथ। ठीक है, ये जानकारी हमें रेंट ऑफिस कम शोरूम रेंट के वक्त ध्यान में लेनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, तो उसको एक टिक लगा के रखो। आगे बढ़ता हूं। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ अपॉर्शनिंग कॉस्ट एंड रेवेन्यू बिटवीन प्री इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट्स एंड कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉसेस फॉर सच पीरियड। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, बट दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। थोड़े से यहाँ पे आपको एजम्पशंस वगैरह करने पड़ेंगे, तो चलो सॉल्व करते हैं। राइट डाउन MA प्राइवेट लिमिटेड, MA प्राइवेट लिमिटेड लिख लो बच्चों। मैं भी यहां पे सॉल्व करता हूं। सॉल्यूशन टू इलस्ट्रेशन नंबर 4 है क्या? यस। राइट डाउन सॉल्यूशन टू इलस्ट्रेशन नंबर 4। ठीक है, वही हमारा स्टेटमेंट बनाना है हमें। राइट डाउन स्टेटमेंट शोइंग प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट्स। particulars, total, basis of allocation, pre-incorporation, post-incorporation। ठीक है बच्चों, तो ये फॉर्मेट मेरा रेडी है। आई होप आप लोगों का भी फॉर्मेट रेडी है। ठीक है, इसके लिए हमें ये जहाँ जितने लाइन्स इस P&L अकाउंट में है उतने ही लाइन्स लगेंगे। तो आपको इस बार मैं ग्रॉस प्रॉफिट से भी शुरुआत कर सकता हूँ, लेकिन इस बार ग्रॉस प्रॉफिट से शुरुआत नहीं करेंगे बच्चों। हम सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेके शुरुआत कर सकते हैं इस बार। ठीक है, तो चलो सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ऑब्वियसली जीपी अगर हम सेल्स रेशियो में डिवाइड करते हैं, तो सेल्स को भी हम सेल्स रेशियो में डिवाइड करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को भी हम सेल्स रेशियो में डिवाइड करेंगे। लेकिन हमारे पास देखो बच्चों, पॉइंट नंबर ए लिखूंगा मैं यहाँ पे, नहीं तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे शुरू करता हूँ सेल्स से। ठीक है, तो सेल्स से शुरू करता हूँ। कितना है सेल्स? 2,34,00,000। नंबर जरा ध्यान से लिखना बच्चों, 2,34,00,000 है। अब बेसिस ऑफ अलोकेशन तो आप यहाँ पे लिख दोगे सेल्स रेशियो, बट है कितना सेल्स रेशियो? प्री इनकॉर्पोरेशन का सेल्स कितना है, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का कितना है, नहीं बताया क्वेश्चन में। लेकिन क्वेश्चन में एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है, जहाँ पे बोला गया है आपको कि आपका सेल्स रेशियो जो कुछ भी है
प्री इनकॉर्पोरेशन का एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का। ठीक है, प्री इनकॉर्पोरेशन का एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का सेल्स रेशियो जो कुछ भी है वो आप समझना है आपको, उसमें कुछ इंफॉर्मेशन दी है क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलो वो इंफॉर्मेशन यूज करके हम सेल्स रेशियो निकालते हैं। जस्ट अ सेकेंड, राइट डाउन वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ सेल्स रेशियो। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ सेल्स रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ सेल्स रेशियो। ठीक है बच्चों, जिसमें मैं कॉलम्स बना रहा हूं प्री एंड पोस्ट का। ठीक है, पॉइंट नंबर ए, एवरेज मंथली सेल। एवरेज मंथली सेल यानी एक महीने का सेल, एवरेज। हाँ, एक महीने का सेल एवरेज। अगर मैं प्री इनकॉर्पोरेशन में एक्स मानता हूं तो आपके क्वेश्चन में बोला गया है कि पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में जो सेल हमने की वो प्री इनकॉर्पोरेशन के कंपैरिजन में डबल है। फिर से पढ़ रहा हूं, ध्यान देना। द कंपनी वॉज एबल टू डबल द एवरेज मंथली सेल्स ऑफ द फर्म। क्लियर कट बोला है, कंपनी वॉज एबल टू डबल। कंपनी कब हुआ? 1 अप्रैल को बच्चों, 1 अप्रैल को कंपनी बनी। तो एक जैसे ही कंपनी बन गई इनका सेल डबल हो गया बच्चों, फर्म का सेल डबल हो गया। यानी फर्म का सेल सिंगल रेट से था, तो अगर उसको एक्स मानता हूं मैं, और आगे डेट भी दिया है देखो, फ्रॉम 1 अप्रैल 2012। ठीक है बच्चों, एंड आगे क्या दिया है, बट द सैलरी ट्रिपल्ड फ्रॉम दैट डेट। तो सैलरी के बारे में भी एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है बच्चों, तो सैलरी भी निकालते समय हमको ये चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी। सेल डबल हो गया बच्चों, तो एवरेज मंथली सेल एक्स अगर मानता हूं प्री इनकॉर्पोरेशन में, तो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में वो 2x हो जाएगा। बराबर है। पॉइंट नंबर बी, नंबर ऑफ मंथ्स। नंबर ऑफ मंथ्स बच्चों, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में मैंने पहले ही बताया है आपको कि 3 महीने हैं, एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में इस बार 12 महीने हैं बच्चों। बराबर है ना, टोटल 15 महीने का अकाउंटिंग ईयर है हमारा। तो पॉइंट नंबर सी, एवरेज मंथली सेल इंटू नंबर ऑफ मंथ्स विल गिव मी a total sale of 3 months here, that is 3x, and this is total sale of 12 months, that will be 24x. Is it right? So that's why this is a sale of 3 month 3x, and this is a sale of 12 months, that is 24x. बच्चों बराबर है क्या? तो पॉइंट नंबर डी यहां पे मेरे को मिलेगा सेल्स रेशियो। आई होप यू आर गेटिंग इट माय फ्रेंड्स। सेल्स रेशियो तो ये है 3:24, दैट इज 1:8। आई होप इट इज क्लियर टू यू। 1:8। तो बच्चों सेल्स रेशियो मैंने निकाल के दिखाया आपको, यहां पे आ जाओ, 1:8 लिख दो। 2,34,00,000 को आप 1:8 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो। 2,34,00,000 को आप 1:8 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो। सो 26 लाख रुपीज प्री इनकॉर्पोरेशन कॉलम में जाएगा, एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कॉलम में 2,08,00,000 रुपीज जाएगा। कॉमा जरा ठीक से देना बच्चों, बाद में टोटल लेने में दिक्कत हो जाएगी आपको। ठीक है, तो आई होप कि आपको यह समझ में आ चुका है। आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ता हूं बच्चों। नेक्स्ट, सेल्स हो गया बच्चों। अब एक्सपेंसेस में पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करूंगा। लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बच्चों कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है? एक 1,63,80,000। यहाँ पे टोटल लिखता हूं, 1,63,80,000। चलो फटाफट इसको भी सेल्स रेशियो में ही बांटना है, 1:8 में। ठीक है, तो 1,63,80,000 को अगर मैं 1:8 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करूं तो 18,20,000 यहां पे दिखना चाहिए, एंड अगर उसको 8 से मल्टीप्लाई करूं तो 1,00,00,000
45,60,000 पोस्ट कॉलम में दिखना चाहिए। ठीक है, अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे जीपी लिख सकते हो, बट जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन आपको एक चीज मैं समझाना चाहूंगा, 2 मिनट ध्यान दो कि इसको लिखने की जरूरत नहीं है। 2,34,00,000 में से 1,63,80,000 जाते हैं, तो बच्चों जीपी दिखता है 70 लाख रुपए का। अब जरा 70 लाख को आप डिवाइड करके देखो 1:8 रेशो में, यहाँ पे जो प्री एंड पोस्ट का बाइफर्केशन मिलेगा, मतलब यहाँ पे प्री में से माइनस करके कितना आता है जरा देखो। 70,20,00,000 को, सॉरी पहले 70,20,000 को पहले डिवाइड करके देख लो, डिवाइडेड बाय 9 इंटू 1, तो प्री इनकॉर्पोरेशन को जाता है 7,80,000 जीपी। ठीक है, डायरेक्टली जीपी को अगर 1:8 में डिवाइड करता हूं तो आप यहाँ पे क्रॉस चेक कर सकते हो, 26 लाख माइनस 18,20,000, बच्चों 7,80,000 ही आता है जीपी। यानी आप डायरेक्टली जीपी लेके भी सॉल्व करते क्वेश्चन को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट फिर भी मैंने आपको दिखाया एक क्वेश्चन दोनों चीजें लिख के। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है, जब आप जीपी डिवाइड करते हो सेल्स रेशियो यूज करके, इसका मतलब ट्रेडिंग अकाउंट के जितने भी आइटम्स है उनको डिवाइड करने के लिए आपको कंपलसरी सेल्स रेशियो ही यूज करना है, फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकंड प्रायोरिटी सीओजीएस का रेशियो, थर्ड प्रायोरिटी बच्चों टाइम रेशियो है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका है। यहाँ पे मेरे को कोई चीज माइनस करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली मैं सभी खर्चे माइनस करूंगा। तो सीओजीएस माइनस हो जाने के बाद मैं आगे बढ़ता हूं बच्चों, सैलरीज भी माइनस करता हूं। ठीक है, अब सैलरीज के बारे में एक स्पेशल बात आपको बताई गई है। सैलरीज पहले यहाँ पे लिख देता हूं, कितने हैं, 11,70,000 रुपीज है। तो 11,70,000 की सैलरी है, जिसके लिए मैं वर्किंग नोट नंबर 2 बनाऊंगा। ठीक है, तो राइट डाउन वर्किंग नोट नंबर 2, डिवीजन ऑफ सैलरी, डिवीजन ऑफ सैलरी। ठीक है बच्चों, तो उसका भी ऐसा ही फॉर्मेट बनाना चाहूंगा मैं, प्री एंड पोस्ट। ठीक है, पॉइंट नंबर ए, आपके क्वेश्चन में बोला है कि एवरेज मंथली सैलरी, मतलब हर महीने की सैलरी, एवरेज मंथली सैलरी, एवरेज मंथली सैलरी। यहां पे ध्यान दो बच्चों, मैं आपको दिखाना चाहूंगा वो लाइन इस क्वेश्चन में कहां पे है, सब लोग ध्यान देंगे। कैन यू सी दिस, फ्रॉम 1 अप्रैल 2012, ठीक है, बट द सैलरीज ट्रिपल्ड फ्रॉम दैट डेट, मतलब इसी तारीख से सेल्स डबल हो गया बट सैलरी ट्रिपल हो गई बच्चों। तो सैलरी, एवरेज मंथली सैलरी अगर मैं प्री इनकॉर्पोरेशन की एक्स मानता हूं, तो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन की वही सैलरी 3x हो जाएगी। बराबर है क्या? अब प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में नंबर ऑफ मंथ्स कितने हैं, नंबर ऑफ मंथ्स बच्चों यहाँ पे 3 महीने हैं, बट यहाँ पे 12 महीने हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर सी, इसी हिसाब से टोटल सैलरी ऑफ दिस 3 मंथ्स वुड बी 3x, एंड यहाँ पे आ जाएगा 36x। मतलब जो कोई भी टोटल सैलरी पे की है, मैंने 3 टाइम्स हायर पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में सैलरी पे करने के कारण पोस्ट इनकॉर्पोरेशन की सैलरी 36 हो गई, एंड प्री इनकॉर्पोरेशन की सैलरी 3x हो गई। मंथली सैलरी 3 टाइम्स हायर पे कर दिया है बच्चों। पॉइंट नंबर डी, सैलरी रेशियो, सैलरी रेशियो बच्चों 3:36 हो जाएगा। अदरवाइज यू कैन राइट पॉइंट नंबर ई, सॉरी दैट इज 1:12, राइट। तो बच्चों आ जाओ फटाक से, सैलरी के सामने वर्किंग नोट नंबर 2 लिख ही दिया था आपने, सिर्फ ब्रैकेट में रेशियो लिख लो 1:12। जो क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है उसके अकॉर्डिंगली मैंने ये सैलरी डिवाइड किया है। अगर नहीं दिया होता तो मैं 3:12 में डिवाइड करता, ऐसा कुछ नहीं बोला होता मैं तो सैलरी क्या समझता, मैं हर महीने सेम सैलरी पे की है ऐसे समझ के मैं 3 महीने की सैलरी प्री इनकॉर्पोरेशन को भेजता, एंड बची हुई सैलरी पोस्ट इनकॉर्पोरेशन को भेजता मैं। तो चलो बच्चों, 11,70,000 को आप 1:12 में डिवाइड करो, 11,70,000 डिवाइडेड बाय 13 इंटू 1, तो 90,000 जाएगा प्री इनकॉर्पोरेशन के कॉलम में। 90,000 जाएगा प्री इनकॉर्पोरेशन के कॉलम में, एंड 10,80,000 जाएगा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कॉलम में।
ठीक है बच्चों, आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट, सैलरीज के बाद कौन सा खर्चा है देखो जरा फटाफट। यहां तक हम पहुंचे हैं सैलरीज, यानी फर्स्ट पेज हमने खत्म कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट खर्चा है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, तो इसके लिए हम टाइम रेशियो यूज करेंगे। डेप्रिसिएशन, ठीक है कितना डेप्रिसिएशन बाय द वे? 1,80,000 है। ठीक है, तो 1,80,000 रुपीज डेप्रिसिएशन है। वर्किंग नोट नंबर, सॉरी, टाइम रेशियो यूज करूंगा बच्चों इसके लिए। टाइम रेशियो है 3:12। 3 महीने प्री इनकॉर्पोरेशन के, 12 महीने पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के। सो 1,80,000 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 3, 36,000 प्री इनकॉर्पोरेशन कॉलम में, एंड 1,44,000 पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कॉलम में। ठीक है, डिप्रिसिएशन के बाद अगला एक्सपेंडिचर है बच्चों एडवर्टीजमेंट। क्वेश्चन देखो, एडवर्टीजमेंट है 7,02,000। इसके लिए हम लोग सेल्स रेशियो यूज करेंगे, बराबर है ना बच्चों? सेल्स रेशियो। चलो, एडवर्टीजमेंट का खर्चा अभी 7,12,000, हम 1:8 रेशियो में, 7,02,000 1:8 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, डिवाइडेड बाय 9 इंटू 1। तो बच्चों 78,000 जाएगा प्री इनकॉर्पोरेशन में, एंड 6,24,000 जाएगा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में। ठीक है बच्चों, एडवर्टीजमेंट के बाद अगला खर्चा है डिस्काउंट। चलो डू इट फास्ट। डिस्काउंट, डिस्काउंट एक्सपेंडिचर है, मतलब हमने अलाउ किया है बच्चों, ये सेल्स रिलेटेड ही खर्चा है। 11,70,000 का पूरा डिस्काउंट दिया आपने, तो 11,70,000 डिवाइडेड बाय, ये भी सेल्स रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें 1:8 में, डिवाइडेड बाय 9 इंटू 1। तो बच्चों 1,30,000 यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्री इनकॉर्पोरेशन में, एंड बचा हुआ 10,40,000 पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में। ठीक है बच्चों, तो डिस्काउंट के बाद अगला है मैनेजिंग डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन। मैनेजिंग डायरेक्टर रेम्यूनरेशन, ठीक है बच्चों, तो मैनेजिंग डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन है 90,000, जो डायरेक्टली हमें लिखना पड़ेगा पोस्ट कॉलम में, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ कंपनी का खर्चा है, एमडी कंपनी में अपॉइंट किया जाता है बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिसलेनियस ऑफिस एक्सपेंसेस, टाइम रेशियो यूज करना है यहाँ पे। मिसलेनियस ऑफिस एक्सपेंस जो है 1,20,000 रुपए, 1,20,000 रुपए। ठीक है बच्चों, तो ये 1,20,000 रुपए का खर्चा टाइम रेशियो के अकॉर्डिंगली हमें बांटना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखता हूँ टाइम, एंड टाइम रेशियो है 3:12। सो 1,20,000 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 3, 24,000 जाएगा प्री इनकॉर्पोरेशन में, एंड 96,000 जाएगा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ता हूँ। मिसलेनियस ऑफिस एक्सपेंस डन, करेक्ट है। हाँ, अब अगला एक्सपेंडिचर, ऑफिस कम शोरूम रेंट। ऑफिस कम शोरूम रेंट, इसके लिए वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। ऑफिस कम शोरूम रेंट, ऑफिस कम शोरूम रेंट। ठीक है बच्चों, कितना है ये ऑफिस कम शोरूम रेंट? 7,20,000 रुपए है। इसके लिए मैं वर्किंग नोट नंबर 3 लिखना चाहूंगा। ठीक है बच्चों, वर्किंग नोट नंबर 3। चलो, सो कम टू वर्किंग नोट नंबर 3, डिवीजन ऑफ रेंट। वर्किंग नोट नंबर 3,
डिवीजन ऑफ रेंट। ठीक है, इसमें भी हम दो कॉलम्स बनाएंगे, प्री एंड पोस्ट। प्री पोस्ट। ठीक है, अब रेंट के बारे में क्या बातचीत की है जरा ध्यान से देखो। इट हैड टू ऑक्यूपाई एडिशनल स्पेस फ्रॉम 1 जुलाई 2012 फॉर विच रेंट वॉज ₹30,000 पर मंथ। तो बच्चों एडिशनल स्पेस हमने 1 जुलाई 2012 को लिया है, जिसको 30,000 पर मंथ रेंट देते हैं हम लोग। तो बच्चों ये जो स्पेस लिया है हमने, ये पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में लिया है। तो सिंपल है, 30,000 पर मंथ इंटू जुलाई से कितने, मार्च तक, जुलाई से मार्च तक बच्चों, यानी लगभग 9 मंथ्स का रेंट, बराबर है ना। जुलाई से मार्च तक, जुलाई से दिसंबर तक 6 महीने होते हैं और वहां से आगे 3 महीने, यानी 9 मंथ्स इंटू 30,000 यानी 2,70,000 स्ट्रेट अवे पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में जाना चाहिए। टोटल रेंट बाय द वे है कितना, 7,20,000। इस 7,20,000 में से वो 2,70,000 अगर मैं निकाल देता हूं तो बचा हुआ रेंट पूरे साल का रेंट है हमारे पुराने वाले प्रीमाइसेस का, जो बटेगा प्री एंड पोस्ट में टाइम रेशियो में, बराबर है क्या। तो मैं यहां पे लिखता हूं, राइट डाउन, रेंट पॉइंट नंबर 1, रेंट ऑफ एडिशनल प्रीमाइसेस, रेंट ऑफ एडिशनल प्रीमाइसेस, ध्यान से सुनो बच्चों, रेंट ऑफ एडिशनल प्रीमाइसेस ₹30,000 into 9 months, that is from 1 July 12 to 31st March 12, sorry 1 July 11 to 31st March 12, डायरेक्टली पोस्ट कॉलम में जाएगा, 2,70,000, बराबर है। नंबर 2, बैलेंस रेंट, बैलेंस रेंट रुपीज, टोटल रेंट कितना है बच्चों, 7,20,000 है ना। 7,20,000 में से 2,70,000 तो पोस्ट में ही जाना है, तो बैलेंस रेंट आता है 4,50,000। अब ये कैसे निकाला वो भी आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लो, 7,20,000 माइनस 2,70,000। ठीक है बच्चों, तो बैलेंस रेंट ₹4,50,000, ठीक है, डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ टाइम, ये पूरे साल का रेंट है ना पुराने प्रीमाइसेस का, इन द रेशियो ऑफ टाइम, that is 3:12, so divided by 15 into 3, तो बच्चों यहाँ पे जाएगा 90,000 रुपए एंड 12 महीने का रेंट जाएगा यहाँ पे 3,60,000 रुपए। आई होप आपको ये वर्किंग नोट समझ में आ चुका है। पॉइंट नंबर 3, टोटल, तो प्री इनकॉर्पोरेशन में रेंट जाएगा 90,000 रुपए एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में जाएगा 6,30,000 रुपीज। तो दोनों का टोटल करके आप क्रॉस चेक कर सकते हो, 6,30,000 प्लस 90,000, क्या 7,20,000 आ रहा है, आंसर इज यस। तो 90,000 एंड 6,30,000 रेंट का क्लासिफिकेशन हमें मिल चुका है। तो वर्किंग नोट नंबर 3, 90,000 एंड 6,30,000। ठीक है बच्चों, तो 90,000 एंड 6,30,000 ये रेंट का क्लासिफिकेशन हमें मिल चुका है। आगे बढ़ता हूं, इसके बाद क्या क्वेश्चन है, चलो, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट अपॉर्चनिंग द कॉस्ट। हाँ, ऑफिस कम रेंट हो गया, अब इंटरेस्ट सिर्फ एक बाकी है, लिखता हूं नेक्स्ट आइटम, इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट अमाउंट कितनी है बच्चों, 9,51,000 है, 9,51,000। इसके लिए भी एक वर्किंग नोट लिखूंगा मैं, वर्किंग नोट नंबर 4, आ जाओ बच्चों, वर्किंग नोट नंबर 4, डिवीजन ऑफ इंटरेस्ट, वर्किंग नोट नंबर 4, डिवीजन ऑफ इंटरेस्ट। प्री इनकॉर्पोरेशन एंड
पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। पॉइंट नंबर ए। तो बच्चों ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। दो प्रकार के इंटरेस्ट हमने पे किए। एक तो 50 लाख का बोरोइंग कंपनी ने किया है, बराबर है क्या? 50 लाख का बोरोइंग कंपनी ने किया है 12% से, जो बोरोइंग किया है परचेस कंसिडरेशन का पेमेंट करने के लिए। परचेस कंसिडरेशन कितना था? 1,17,00,000 रुपए। वो पे कब किया? क्वेश्चन अगर पूरा ठीक से पढ़ते हो तो वो पे किया है 31 मार्च के तारीख को, बराबर है ना? 1 जनवरी को परचेस कंसिडरेशन देना चाहिए था। तो लिखता हूं मैं यहां पे, इंटरेस्ट ऑन परचेस कंसिडरेशन फ्रॉम 1/1/11 टू 31 मार्च 11, बराबर है? कितना है? 1,17,00,000 रुपए इंटू 12% इंटू 3/12। जरा देखो, 1,17,00,000 इंटू 12% इंटू 3/12। तो बच्चों 3,51,000 ये पूरा का पूरा प्री इनकॉर्पोरेशन में जाना चाहिए, क्योंकि ये 31 मार्च पहले का है। हमारा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन 1 अप्रैल से शुरू होता है, बराबर है ना? तो ये पूरा का पूरा इंटरेस्ट यहाँ पे जाना चाहिए। एंड पॉइंट नंबर बी, इंटरेस्ट ऑन कंपनी बोरोइंग। इंटरेस्ट ऑन कंपनी बोरोइंग मतलब कहाँ पे जाना चाहिए? पोस्ट में, बराबर है ना? हाँ, तो कंपनी बोरोइंग का इंटरेस्ट 50 लाख रुपए का बोरोइंग किया इंटू 12%, तो बच्चों ये आ जाता है 6 लाख रुपए। तो आप जरा टोटल करके देख लेना, 6 लाख प्लस 3,51,000, आपकी इंटरेस्ट की टोटल भी एग्जैक्टली 9,51,000। तो यहाँ पे ये परफेक्टली मैच हुआ। इसका मतलब ये लोन हमने कौन से तारीख को लिया है? 1 अप्रैल 11 को लिया है, क्योंकि हमें परचेस कंसिडरेशन अदरवाइज 31 मार्च 11 को लिया है। 31 मार्च 11 को बैंक से लिए 50 लाख रुपए और पेमेंट कर दिया परचेस कंसिडरेशन का 1,17,00,000 का। ऊपर का पैसा हमारे पास था, कंपनी में था, वो हमने पे कर दिया। समझ में आ रहा है बच्चों? तो 50 लाख पे पूरे साल का इंटरेस्ट लेना है, ये चीज ध्यान में रखो। इन दोनों की अगर टोटल करता हूं तो 9,51,000 हो जाएगी। तो बच्चों यहाँ पे टोटल लिखता हूं मैं, प्री इनकॉर्पोरेशन की टोटल है 3,51,000, जो डायरेक्टली मैं आंसर में दिखाऊंगा, एंड यहाँ पे 6 लाख रुपए पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में, यानी 9,51,000 का ब्रेकअप मुझे मिल गया। बराबर है बच्चों? तो यहाँ पे आ जाओ, 9,51,000 का ब्रेकअप यहाँ पे लिखता हूँ। 3,51,000 प्री इनकॉर्पोरेशन में जाएगा एंड 6 लाख रुपीज पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में जाएगा। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ठीक है, और इस प्रकार से हमने सभी आइटम्स लिख लिए हैं। यहाँ पे मैंने नंबरिंग वगैरह कुछ नहीं किया है, तो डायरेक्टली यहाँ पे प्रॉफिट लिखता हूँ। प्री इनकॉर्पोरेशन कॉलम में क्या प्रॉफिट आता है या लॉस आप लोग देख लो, एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कॉलम में भी क्या नंबर आता है वो ज़रा देख लेते हैं। ठीक है, तो चलो पहले प्री इनकॉर्पोरेशन कॉलम क्लोज करता हूँ। ध्यान देना है, 26 लाख इज रिसिट माइनस 18 लाख सेल्स है, माइनस खर्चे, यानी 26 लाख से ये सभी नंबर आपको माइनस करने हैं। दीज ऑल नंबर्स यू हैव टू डिडक्ट फ्रॉम 26 lakhs। ठीक है बच्चों? तो 18,20,000 माइनस 90,000 माइनस 36,000 माइनस 78,000 माइनस 1,30,000 माइनस 24,000 माइनस 90,000 माइनस 3,51,000। तो बच्चों 19,000 का नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, एंड यहाँ पे 2,08,00,000 2,08,00,000 में से सारे नंबर्स माइनस करेंगे। $19,36,000। तो बच्चों प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन 19,000 लॉस आता है,
लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन है, बट पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में 19,36,000 का प्रॉफिट आता है। तो अगर कोई इसका ट्रीटमेंट पूछे तो आप बोल देना कि डेबिट गुडविल अकाउंट। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये बैलेंस भेजना ही नहीं है, गुडविल अकाउंट लिखना है और वो गुडविल बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखेगा। ठीक है, चलो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ चुका है। ठीक है, इस आज के इस लेक्चर में हमने इलस्ट्रेशन 2 से शुरू किया था। सो वी हैव कंप्लीटेड 3 इलस्ट्रेशन 2, 3 एंड 4। ठीक है बच्चों, बचे हुए इलस्ट्रेशन हम कल के लेक्चर में खत्म कर लेंगे। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू।